हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। आज रविवार है। आज की क्लास में आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश का पर्यटन एवं जनजातियाँ। मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं जनजातियों के बारे में जानेंगे। उससे संबंधित जो 40 प्रश्न हैं उनकी आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की हम क्लास आगे स्टार्ट करें, आपको बता देते हैं ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप लोगों के लिए अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश माध्यम, दोनों माध्यम में आप हमारी टेस्ट सीरीज को दे सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एग्जाम गुरुजी ऐप पर आप 499 रुपये में परचेज कर सकते हो। आपके पास कम समय, उस कम समय में लगभग आप 125 टेस्ट और 7,500 MCQs की इसमें प्रैक्टिस कर पाओगे। इसमें टोटल 25 से 26 FLT रखी गई है, 10 इसमें यूनिट वाइज टेस्ट भी है। उसी प्रकार हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी है। अगर आप हमारे न्यू स्टूडेंट हो तो आपके लिए टेस्ट सीरीज 395 रुपये में है, 495 रुपये में है न्यू स्टूडेंट के लिए। अगर आपने हमारे नोट्स, कोर्स और टेस्ट सीरीज पहले से ऑनलाइन परचेज किए तो ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आपको 100 रुपये का डिस्काउंट है। ये टेस्ट सीरीज आपको 395 रुपये में मिल जाएगी एग्जाम गुरुजी ऐप पर। इसमें 10 यूनिट वाइज टेस्ट है, 31 FLT है, टोटल 41 टेस्ट और OMR शीट भी हम बाय कोरियर आपके घर पहुंचाएंगे। कोरियर का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। हमारी MP की जो करंट अफेयर की बुकलेट है, ये बुकलेट भी आपको साथ में इस टेस्ट सीरीज के साथ में आपको मिल जाएगी। प्लस आपको ये बुकलेट 49 रुपये में आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हैं। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज थी। अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन, लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? आपको इसका आंसर बताना है कि मध्य प्रदेश में लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है। यहाँ पर आप देखिएगा, अगर हम लक्ष्मण मंदिर के बारे में जाने तो आपने खजुराहो के बारे में पढ़ा होगा कि खजुराहो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। अब आप जानते हो हमारे खजुराहो को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। यहाँ पे आप देखिएगा कौन कौन से मंदिर है। मंदिर की यहाँ पे आपकी 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियां कौन कौन से? एक श्रेणी है जो है आपके कौन से? पश्चिमी श्रेणी। पश्चिमी के बाद एक जो श्रेणी है वो पूर्वी श्रेणी है, और एक प्रकार की यहाँ पे श्रेणी है वो है आपकी कौन सी? दक्षिणी श्रेणी। पश्चिमी श्रेणी के बारे में याद रखिएगा 64 योगिनी मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है। चित्रगुप्त मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है। 64 चित्र। विश्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है। मातगेश्वर मंदिर है, मातगेश्वर मंदिर है, मातगेश्वर। इसके बाद यहाँ पे आपका लक्ष्मण मंदिर है, याद रखिएगा लक्ष्मण मंदिर है। और आप यहाँ पे ये पश्चिमी समूह के मंदिर है। पूर्वी समूह में जाओगे तो आदिनाथ, आदिनाथ मंदिर। आदिनाथ के बाद यहाँ पे पार्श्वनाथ मंदिर भी है, पार्श्वनाथ मंदिर भी है। और पार्श्वनाथ के बाद यहाँ पर घेटई मंदिर भी है, घेटई मंदिर। और दक्षिणी समूह में जाओगे तो यहाँ पे दूल्हा देव, याद रखिएगा दूल्हा देव। और एक मंदिर है जिसका नाम है चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। इतने सारे मंदिर आपके खजुराहो में है। खजुराहो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। चंदेल शासकों की अमूल्य धरोहर हम खजुराहो को मानते हैं। खजुराहो चंदेल शासकों की अमूल्य धरोहर है, इसलिए यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर का आंसर जिन लोगों ने खजुराहो लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। और मुझे उम्मीद है आप सभी ने इसका आंसर सही दिया है। खजुराहो इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न दूसरा अब आपकी स्क्रीन पर है। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा। धार के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जल्दी कमेंट करके बताइए। मध्य प्रदेश के किस शासक ने धार के किले का निर्माण करवाया था? यहाँ पे याद रखिएगा 2 किलो में अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता हो तो अब मत रखिएगा। एक है हमारे मध्य प्रदेश में जिसका नाम है धार का किला, और धार के किले के बाद एक और किला है जिसका नाम है मंदसौर का किला। दूसरा जो किला है मंदसौर का किला।
आपको इन दोनों प्रश्न के आंसर देने हैं। सबसे पहले आपको धार के किले का आंसर लगाना है, फिर आपको जो आंसर लगाना है वो मंदसौर के किले का आंसर लगाना है। तो जल्दी कमेंट करके आप इसका आंसर दीजिए कि मध्य प्रदेश में धार का किला कहाँ पर है और मंदसौर का किला कहाँ पर है। और आप सभी लोग जो आंसर दे रहे हैं, लगभग सभी लोगों का आंसर मुझे सही प्रतीत होता, ये मैं आभास कर रहा हूं कि आपका आंसर सही होगा। यहाँ पर आप देखिएगा, अगर हम धार के किले की बात करें तो एमबीटी, जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, इनने धार के किले का निर्माण करवाया था। और जो मंदसौर का किला था उस किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप जानते हो, जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो तो तुगलक वंश का शासनकाल आता है। तुगलक वंश के शासनकाल में सबसे पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति हुए करते थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद रखिएगा, धार के किले का निर्माण करवाया। इनकी कुछ योजनाएं भी है जो प्रचलन में बहुत रही है। भाग्य ने इस व्यक्ति का साथ नहीं दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसमें आपने चंदेरी, दिल्ली से इन्हें अपनी राजधानी को देवगिरी लेकर गए थे, खुरासन अभियान किया था, मुद्रा योजना प्रारंभ की थी और कराचिल का अभियान था। ऐसे इनकी कुछ योजनाएं थी जो असफल रही थी। उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जानते होंगे, भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत में समुद्रगुप्त की तरह, सॉरी याद रखिए, वो समुद्रगुप्त नहीं, उसका सिकंदर की तरह याद रखिएगा, शासन करने वाला व्यक्ति रहा है आपका कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसने सिकंदर ए सहानी की उपाधि भी धारण की थी। सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना इनका लक्ष्य था। और इन्होंने, याद रखिएगा, जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत का अभियान विजय भी किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो। रानी पद्मावती मूवी में भी अलाउद्दीन खिलजी को आपने देखा है, वहीं अलाउद्दीन खिलजी है। यहाँ पर आपसे धार के किले का निर्माण पूछा था। धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, MBT के द्वारा किया गया। इसलिए यहाँ पर जिन लोगों ने इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चले। प्रश्न नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न 3 का, पुरातत्व स्थल एरण किस जिले में स्थित है? अगर आप, एरण एक अभिलेख है हमारे मध्य प्रदेश में, एरण का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? अगर आप भारत में गुप्त शासनकाल पढ़ते हो, गुप्त शासनकाल में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है भानुगुप्त। भानुगुप्त की सेना में एक भोजराज नाम के व्यक्ति थे। जब भोजराज की मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु पर इनकी पत्नी सती हुई थी। उस सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण, याद रखिएगा, प्रमाण मध्य प्रदेश के एरण से मिलता है। और एरण का संबंध मध्य प्रदेश के सागर जिले से, याद रखिएगा, सागर जिले से संबंधित है एरण। तो एरण का संबंध मध्य प्रदेश के कौन से जिले से है? उस जिले का नाम याद रखिएगा आपका कौन सा? सागर। यहाँ से सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण मिलता है। तो ये सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण है। ये भानुगुप्त का अभिलेख है आपका कौन सा? एरण अभिलेख। एरण अभिलेख के बाद अगले अभिलेख या अगले प्रश्न की ओर अब हम चल रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4, इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न 4 का आंसर आपका क्या होगा? तो एरण का संबंध सागर से है। निम्न में से कौन सा केंद्र ताम्रपाषाण कालीन मालवा संस्कृति का केंद्र रहा है? अगर आप भारत का इतिहास पढ़ते हो तो भारत के इतिहास में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता आती है। उस ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का एक स्थल हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है और इस स्थल का नाम है नाबदा टोली। याद रखिएगा, नवदा टोली या नाबदा टोली, याद रखिएगा, ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, याद रखिएगा, नाबदा टोली मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। उसी प्रकार बहुत सारे हमारे यहाँ पे स्थल आते हैं जो आपके प्राचीन समय से है। जैसे कि आपने एरण का नाम सुना होगा, अभी आपने सुना है, जिसका संबंध मध्य प्रदेश के सागर जिले से है। उसी प्रकार आप जटकरा के बारे में जानते होंगे कि जटकरा कहाँ पे आता है? तो जटकरा मध्य प्रदेश के खजुराहो में आता है। खजुराहो के बाद 2 स्थल हमारे उज्जैन में भी हैं। जैसे आपने नागदा का नाम सुना होगा, नागदा के बाद एक आपने डांगवाला का नाम सुना होगा। तो नागदा और डांगवाला ये हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है, उज्जैन जिले में। तो इसी प्रकार बहुत सारे स्थल है जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं।
और जब आपने मध्य प्रदेश का पर्यटन पढ़ा उसमें ये सारे स्थल आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो मुझे उम्मीद है ये सारे स्थल आपको अच्छे से याद होंगे। जैसे त्योथर की बात करें तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है, आदमगढ़ की बात करें मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, भीमबेटका की बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। तो यहाँ पे आपसे सिर्फ एक ही स्थल का पूछा था कि कौन सा स्थल है जो आपके ताम्रपाषाण कालीन मालवा संस्कृति का केंद्र रहा है, वो है आपका नावदा टोली। आगे बात करें अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 5, मारा की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले से मारा की गुफाओं का संबंध है। आपको याद होगा जो मारा की गुफाएं हैं, हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है, उस सिंगरौली जिले में है आपकी मारा की गुफा। सिंगरौली के बारे में आप बहुत कुछ पहले से जानते हो। मई 2008 में सिंगरौली का सीधी से अलग करके जिला बनाया गया। सिंगरौली के अंदर बेढन है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। सिंगरौली में विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना है जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना है। इतने सारे तथ्य हमारी सिंगरौली से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर मारा की गुफाओं का आंसर जिन लोगों ने सिंगरौली लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, यहाँ तक के प्रश्न का आंसर आप सभी लोग सही दे रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताइए, मध्य प्रदेश में मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ पर है? याद रखिएगा ये जो मृगेंद्र नाथ की गुफाओं का संबंध अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से है, रायसेन जिले से। और भी गुफाएं अपने मध्य प्रदेश की आप देख लीजिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे, तो भीमबेटका की गुफाएं भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भीमबेटका के बाद आपने आदमगढ़ की गुफाओं का नाम सुना होगा। आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ पर है? तो आदमगढ़ की गुफाएं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, होशंगाबाद जिले में है। उसी प्रकार आपने बाघ की गुफाओं का नाम सुना होगा, बाघ की गुफाएं। ये जो बाघ की गुफाएं हैं इन्हें हम अजंता की गुफाओं के समकालीन मानते हैं। ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है बाघ की गुफाएं। और एक गुफा आती है जिसका नाम है भृतहरि की गुफाएं, भृतहरि की गुफाएं। इस गुफा के बारे में याद रखिएगा कि भृतहरि की गुफाएं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। परमार शासकों के द्वारा निर्मित मानी जाती है आपकी भृतहरि की गुफाएं। उसी प्रकार आपने पांडव गुफाओं का नाम सुना होगा कि पांडव गुफा कहाँ पे, तो पांडव गुफा मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में है। उसी प्रकार मृगेंद्रनाथ की गुफा रायसेन में है। मृगेंद्रनाथ की गुफाओं का संबंध मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से है, ये याद रखिएगा। और एक और गुफा का नाम अगर आप याद रखना चाहे तो रख लीजिएगा, रखना चाहे क्या, रखना ही पड़ेगा, उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी का जो अभिलेख है या जो गुफाएं है ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से संबंधित है। याद रखिएगा विदिशा जिले का संबंध है उदयगिरी की गुफाओं से। यहाँ पे मैंने आपसे मृगेंद्रनाथ की गुफा पूछा था, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर रायसेन लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 7, इसका आंसर दीजिएगा। भृतहरि की गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया? याद रखिएगा जो भृतहरि की गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है भृतहरि की गुफाएं। भृतहरि के गुफाओं की संख्या कितनी है? आपकी 9। इन भृतहरि की गुफाओं का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। याद रखिएगा परमार शासकों के द्वारा भृतहरि की गुफाओं का निर्माण करवाया गया। ये भृतहरि आपके बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। भृतहरि के बारे में कहा जाता है कि ये गुप्त काल के एक राजा हुआ करते थे, गुप्त काल के एक राजा हुआ करते थे आपके, कौन? ये भृतहरि। भृतहरि की अगर आप रचनाएं देखोगे तो इन्होंने 3 रचनाओं की है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। 3 शतक इन्होंने लगा दिए हैं। नीति शतक लगाया, दूसरा जो शतक इन्होंने लगाया उसका नाम है श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक। और तीसरे प्रकार का शतक जो इन्होंने लगाया वो था आपका कौन सा? वैराग्य शतक। तो इसका आंसर आप दीजिएगा कि भृतहरि की गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा भृतहरि की गुफाओं का निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाया गया। इसलिए 7वें प्रश्न का आंसर जिन लोगों ने परमार शासक लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। प्रश्न आपका 8वां आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश का वहां किला जिसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, किस किले को हम पूर्व का जिब्राल्टर बोलते हैं? चलिए आपको जिब्राल्टर की ओर लेके चलते हैं। वैसे तो जिब्राल्टर एक जल संधि का नाम है, याद रखिएगा जिब्राल्टर एक जल संधि का नाम है।
और जिब्राल्टर जल संधि का आंसर आप सभी लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो आपको इसका आंसर बताना भी है। मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में आता हूँ विश्व के भूगोल से हटके। अब हम यहाँ पे जिब्राल्टर के बारे में देखें तो हमारा जो ग्वालियर का किला है, याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर का किला है ये एक अवैध किला है जिसे भेदना मुश्किल था, ऊंची पहाड़ियों पर बना है। उस पहाड़ी का नाम है गोपांचल पहाड़ी, याद रखिएगा, गोपांचल पहाड़ी पर बना है आपका कौन सा किला, उस किले का नाम है ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले का निर्माण सूरज सेन नामक शासक ने करवाया था, याद रखिएगा, सूरज सेन नामक शासक ने ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था। ये जो ग्वालियर का किला है, याद रखिए, इसे किलों की माला या किलों का मोती या पूर्व का जिब्राल्टर बोला जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर इस किले को बोला जाता है। उसी प्रकार इस किले में अगर आप इमारतें देखोगे कि इस किले के अंदर कौन कौन सी इमारतें हैं, तो सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर, गुजरी महल, गुजरी महल, गुजरी महल, गुजरी के बाद बादल महल, बादल महल, और बादल के बाद आपका मान मंदिर, और मान मंदिर के बाद तेली का मंदिर, ये इसकी बहुत सारी इमारतें हैं। उसी प्रकार आलमगीर और गुजरी महल, हाथी फोड़ दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा, ऐसे इसके कुछ दरवाजे हैं। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में याद रखना है कि ग्वालियर के किले को हम पूर्व का जिब्राल्टर या किलों का रत्न या किलों की मोती भी बोला जाता है। तो इसका जो आंसर ग्वालियर का किला जिन लोगों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 90 प्रश्न की ओर चल रहे हैं। इसका आंसर अब आप सभी को सही लगाना है। असीरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? असीरगढ़ के किले को हम दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं। जब दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार असीरगढ़ के किले को बोला जाता है तो याद रखिएगा इस असीरगढ़ के किले का संबंध मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से है। पहली बात तो ये याद रखिए, बुरहानपुर जिले से है। यहाँ पे याद रखिएगा आसा नामक अहिर राजा ने इस किले का निर्माण करवाया था, बुरहानपुर का किला। इस किले को क्या बोला जाता है? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किस किले को बोला जाता है? तो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार असीरगढ़ के किले को कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर जिन लोगों ने असीरगढ़ का किला आंसर लगाया है और उसका आंसर बुरहानपुर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर बुरहानपुर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 1857 की क्रांतिकारी तात्या टोपे की समाधि स्थल कहाँ पर है? आप अगर 1857 की क्रांति हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़े तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह नीमच से भड़का था। याद रखिएगा यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का नीमच है, नीमच की छावनी से 1857 की क्रांति की मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई थी। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा इस क्रांति को जगह जगह फैलाने का कार्य करने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था तात्या टोपे। तात्या टोपे इस क्रांति को जगह जगह फैला रहे थे और मध्य प्रदेश में भी जो जितना भी क्षेत्र था उसमें क्रांति फैलाने का कार्य तात्या टोपे ने किया। जो कानपुर में नाना साहब थे, नाना साहब के पेशवा वाहक बोला जाता है तात्या टोपे को। तो जो तात्या टोपे है, इन तात्या टोपे को याद रखिएगा शिवपुरी में 1857 के समय में ही, अप्रैल 1857 में एक पेड़ से शाम के समय फांसी से बांधकर लटका दिया गया था। तो इन्हीं तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, इनकी समाधि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर शिवपुरी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो 1857 की क्रांति का विद्रोह नीमच से भड़का, ये भी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता मध्य प्रदेश में रहे हैं तात्या टोपे, इनकी समाधि कहाँ पर है? इनकी समाधि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। इसलिए इसका आंसर शिवपुरी होगा। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? आपको 2 प्रश्न के आंसर यहाँ पर देने हैं। पहले तो मैंने आपसे 3 प्रश्न के आंसर आपको देने हैं। एक तो आपको रानी दुर्गावती की समाधि बताना है कि मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है। एक आंसर तो आपको ये लगाना है। दूसरा आंसर लगाना है कि दुर्गावती अभ्यारण्य का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? मध्य प्रदेश के किस जिले में दुर्गावती अभ्यारण्य है?
और दुर्गावती अभ्यारण्य के बाद आपको एक आंसर लगाना है कि दुर्गावती कहाँ की रानी थी, कहाँ की रानी थी दुर्गावती। पहले इन तीनों प्रश्न का आंसर लगाइए। इतनी देर में मैं पानी पी लेता हूं। इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको देना है। 3 प्रश्न का आंसर दीजिएगा। पहले इसका आंसर टाइप करिए, फिर इसका और फिर इसका। तीनों दुर्गावती से संबंधित है, इसीलिए आपसे पूछा है कि रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है। दूसरा आपको बताना है कि दुर्गावती का अभ्यारण्य कहाँ पे है। और तीसरा बताना है कि जो दुर्गावती है वो कहाँ की रानी थी। अब देखिए यहाँ पे आप सभी लोग इसका आंसर मुझे उम्मीद है सही लगाएंगे, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे साथ में बता रहा हूं मैं आपको। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जो रानी दुर्गावती है इनकी समाधि जबलपुर के बारेला में है। याद रखिएगा, जबलपुर में बारेला नामक स्थान आता है, वहां पर रानी दुर्गावती की समाधि है। दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ पे है? याद रखिएगा, दुर्गावती का अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के दमोह जिले में है। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य इसे बोलते हैं। ये दमोह जिले का अभ्यारण्य है। तो जो दुर्गावती का अभ्यारण्य ये दमोह में है। रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी अगर इसके बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश का गोंडवाना है, जो मध्य प्रदेश का गोंडवाना है, जैसे आप जानते हो मंडला का प्राचीन नाम गोंडवाना था, तो गोंडवाना की रानी हुआ करती थी आपकी कौन? रानी दुर्गावती। इसलिए यहाँ पर इन तीनों के आंसर पहले आपको टाइप करना था बारेला, जबलपुर, फिर आपको दमोह और फिर गोंडवाना। तो जो 3 इस प्रकार से जिन लोगों ने आंसर दिए हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। और इस प्रश्न का आंसर आपको इतने सारे डिस्कशन के बाद मिल गया होगा कि इनकी समाधि बारेला जबलपुर में है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गुफा को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? जल्दी कमेंट करके बताइए कि कौन सी गुफा है जिसे हमने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूं। वैसे तो मध्य प्रदेश में टोटल स्थलों की अगर मैं बात करूं तो देखिए कौन कौन से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। यहां पर आप देखिए, ये यूनेस्को की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऐतिहासिक देखिए, ऐतिहासिक कौन से होंगे जो यूनेस्को में सम्मिलित हो गए हैं? ऐतिहासिक कौन से होंगे? ऐतिहासिक के बाद दूसरे प्रकार के अगर आप देखोगे कि दूसरे प्रकार के स्थल कौन से होंगे जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ऐतिहासिक के बाद दूसरे प्रकार के जो स्थल है वो हो जाएंगे आपके कौन से? प्राकृतिक। प्राकृतिक। तो ऐतिहासिक और ऐतिहासिक के बाद हो गए प्राकृतिक। अब समझिए, सबसे पहला ऐतिहासिक स्थल था मध्य प्रदेश का यूनेस्को में सम्मिलित खजुराहो। खजुराहो। खजुराहो के बाद दूसरे स्थान पे सांची। सांची। सांची के बाद तीसरे स्थान पे भीमबेटका। 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 याद रखिएगा, खजुराहो 86 है, सांची 89 है और भीमबेटका 2003 है। यहाँ के देख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से प्राकृतिक की अगर हम बात करें कि प्राकृतिक में कौन कौन से हैं। सबसे पहला पचमढ़ी। पचमढ़ी। पचमढ़ी के बाद अचानक मार अमरकंटक। अचानक मार अमरकंटक। और अभी 2020 में सम्मिलित हो गया पन्ना। 2009, 2012, 2020 दो स्थल और है। वैसे तो कई मुझसे बोलते हैं कि सर ये स्थल का कोई प्रमाण नहीं है। आप ये डालिए कि YouTube पे आप पढ़ते हो बहुत सारी क्लासेस है जो आपको करंट अफेयर पढ़ाती है, कुछ अच्छे चैनल भी हैं। आप जैसे ही डालोगे कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा यूनेस्को में सम्मिलित, तो आपको बहुत सारे चैनल आ जाएंगे, उसमें से देख लीजिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो याद रखिएगा, ग्वालियर का किला और खजुराहो ये भी बताते हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, ग्वालियर का किला और ओरछा, खजुराहो नहीं ओरछा, ये भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। तो 3, 2, 5 और 5 और 3, 8 टोटल मध्य प्रदेश में 8 स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। और यहाँ पे आपको याद रखिएगा, भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में सम्मिलित किया था।
13वां प्रश्न, मध्य प्रदेश की किस गुफा को अजंता की गुफा के समकालीन माना जाता है? अजंता की गुफाएं मध्य प्रदेश में नहीं है, अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, याद रखिए महाराष्ट्र में। लेकिन जो मध्य प्रदेश की बाघ की गुफाएं है ना, बाघ की गुफाएं, ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के धार जिले में है बाघ की गुफाएं, बाघनी नदी के तट पर। याद रखिएगा इन गुफाओं को अजंता के समकालीन माना जाता है, समकालीन माना जाता है। तो अजंता की गुफा के समकालीन जो गुफाएं हैं उन गुफा का नाम है आपकी क्या, बाघ की गुफाएं। तो यहाँ पे आप देखिएगा किस गुफा को अजंता की गुफा के समकालीन मानते हैं, तो बाघ की गुफाओं को अजंता की गुफाओं के समकालीन मानते हैं। इन गुफाओं का निर्माण एक गुप्त शासक हुआ करते थे, गुप्त शासक का एक मंत्री हुआ करता था बीर बल्लाल सेन जिनका नाम था, उनके द्वारा इन गुफाओं का निर्माण करवाने की जानकारी मिलती है। इन बाघ की गुफाओं को पहाड़ी को काटकर बनाया गया, इस कारण इन्हें रॉक कट ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है, आर्किटेक्चर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें हमने पहाड़ियों को काटकर बनाया है। तो बाघ की गुफा का संबंध धार में है, इन गुफा को हम अजंता की गुफा के समकालीन मानते हैं। इसलिए यहाँ पे जिन लोगों ने इसका आंसर बाघ की गुफा लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। पांडव की गुफाओं का मैं पहले ही बता चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बहुत सारी गुफाएं आपको बताई थी, उसमें बताया था कि पांडव गुफा का संबंध मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से है, याद रखिएगा पचमढ़ी से, इसलिए पांडव गुफा पचमढ़ी में है। अगला प्रश्न, भरूत स्तूप, भरूत स्तूप का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान पर खोजा गया? भरूत के बारे में देख लीजिए, अलग अलग बुकों में अलग अलग डाटा मिलता है भरूत के बारे में। कई बुक वाले बोलते हैं कि भरूत स्तूप को स्थापित करने का जो कार्य किया वो अशोक के द्वारा किया गया, अशोक के द्वारा भरूत स्तूप को स्थापित किया गया। कई बुक वाले बोलते हैं कि इसको पुष्यमित्र शुंग ने, अलग अलग बुकों में अलग अलग डाटा। अब आप बोलो कि हम कौन सा माने, तो अगर दोनों विकल्प में हो तो अशोक आप लगा दीजिएगा, और कई बुकों में अगर अशोक ना हो तो फिर आपको पुष्यमित्र शुंग लगाना है। तो भरूत स्तूप का संबंध मध्य प्रदेश के सतना जिले से है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश का सतना जिले का स्तूप है। आगे बात करें, इंद्रगढ़ पुरा स्थल किस जिले में है? जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के बहुत सारे स्थल, नावदा टोली बताया था, त्योथर बताया था, जटकरा बताया था, डांगवाला बताया था, नागदा बताया था। ऐसे कुछ स्थल है जो हमारे यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक, जहां से खुदाई में कुछ प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, उन्हीं में इंद्रगढ़ आता है। इंद्रगढ़ का संबंध मध्य प्रदेश के मंदसौर से, ये याद रखिएगा, इंद्रगढ़ का संबंध मध्य प्रदेश के कौन से जिले से? उस जिले का नाम होगा आपका क्या, मंदसौर। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, इसका प्रश्न आंसर दीजिएगा 17वें का, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ का संबंध किससे है? अब यहाँ पे आपको जो बेसनगर है उस बेसनगर के गरुड़ स्तंभ का संबंध बताना है। आप जानते हो एक व्यक्ति है हेलियोडोरस, याद रखिएगा उनका नाम है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस के बारे में अगर आप जानते हो तो हेलियोडोरस यहाँ पे एक व्यक्ति है जो शुंग वंश के शासक वासुदेव के शासनकाल में विदिशा आया था, याद रखिएगा विदिशा आया था वासुदेव के शासनकाल में हेलियोडोरस। ये जो हेलियोडोरस है इसका एक गरुड़ स्तंभ बना है, इसके द्वारा एक गरुड़ स्तंभ बनाया गया है। उस गरुड़ स्तंभ को स्थानीय भाषा में खंबा बाबा बोलते हैं, याद रखिएगा खंबा बाबा बोला जाता है उस गरुड़ स्तंभ को। इसका जो संबंध है वो भागवत धर्म से है, भागवत धर्म से। तो याद रखिएगा बेसनगर गरुड़ स्तंभ का संबंध किस धर्म से है? तो बेसनगर के गरुड़ स्तंभ का संबंध भागवत धर्म से है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर भागवत धर्म लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा महल रायसेन दुर्ग से संबंधित है? रायसेन दुर्ग के महल याद करने की एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी। राजा रोहित इत्र लगा के बादल में गया, राजा रोहित इत्र लगा के बादल में गया। जब राजा रोहित इत्र लगा के बादल में गया तो आप जानते होंगे कि राजा रोहित का महल और इत्रदान महल और बादल महल, याद रखिएगा राजा रोहित का महल, राजा रोहित का महल, उसी के बाद आप याद रखिएगा इत्रदान महल, इत्रदान महल, इत्रदान महल, और इत्रदान के बाद याद रखिएगा बादल महल, बादल महल।
ये जो तीनों महल है याद रखिएगा, ये रायसेन दुर्ग में है, रायसेन दुर्ग में है। जहांगीर महल मध्य प्रदेश के ओरछा जिले में है, याद रखिएगा ओरछा जिले में। जहांगीर जब आया था तो उसके विश्राम के लिए ओरछा के अंदर जहांगीर महल का निर्माण कराया गया था। तो कौन सा स्थल रायसेन दुर्ग से संबंधित है? तो याद रखिएगा जहांगीर महल का संबंध रायसेन के दुर्ग से है, नहीं है, याद रखिएगा इसका संबंध ओरछा दुर्ग से है। ये सब आपके राजा रोहित इत्रदान ये कौन से महल के हैं? रायसेन दुर्ग के। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19, सोनगिरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जल्दी बताइए कि मध्य प्रदेश में सोनगिरी का संबंध कौन से जिले से है? शिवपुरी, टीकमगढ़, दतिया और ग्वालियर। अभी 4 दिन पहले मैं इसके बारे में बताया था, जब मैं आपको शुगर की मिल पढ़ा रहा था तब मैंने पीताम्बर शुगर मिल के साथ बताया था कि पीताम्बर शुगर मिल कहाँ पर है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अभी भी देख लीजिए कि सोनगिरी का प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोनगिरी, पीताम्बर पीठ, याद रखिएगा ये जो दोनों का संबंध है ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले से है। याद रखिएगा सोनगिरी, सोनगिरी के बाद याद रखिएगा पीताम्बर पीठ, पीताम्बर पीठ और सोनगिरी और पीताम्बर पीठ, इन दोनों का जो संबंध है ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले से है। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर है आपके, तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। इसलिए इसका आंसर जिन लोगों ने दतिया लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 अब आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? जनजाति भी हमारा टॉपिक है, जनजाति के प्रश्न भी हम पढ़ रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। अगर आप गोंड जनजाति के बारे में देखें तो देखिए गोंड जनजाति की कुछ शाखाएं मैंने आपको बताई है। अगरिया, अगरिया के बाद प्रधान, प्रधान के बाद ओझा, ओझा के बाद याद रखिएगा अगरिया, प्रधान, ओझा, सोलाहस, सोलाहस के बाद याद रखिएगा कोयला भूतिस, कोयला भूतिस, ये इनकी शाखाएं हैं। अगरिया के बारे में याद रखिएगा जो लोहे का काम करते हैं, तो लोहे का काम करने वाले गोंड को अगरिया बोलते हैं। और याद रखिएगा ये अपने देवता लोहासुर को मानते हैं, लोहासुर को मानते हैं। प्रधान मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। ओझा जादू टोने का कार्य करते हैं, जादू टोने का। सोलाहस बड़ईगिरी का काम करते हैं। और कोयला भूतिस नाचने गाने वाले गोंड हैं, नाचने गाने वाले गोंड। तो अगरिया, प्रधान, ओझा, सोलाहस और कोयला भूतिस, ये याद रखिएगा ये आपके गोंड जनजाति की कुछ उपशाखाएं हैं। और याद रखिएगा लोहासुर को अपना देवता कौन सी जनजाति या उपजाति मानती है, उसका नाम है आपकी क्या, अगरिया। किसकी है ये उपजाति? ये है गोंड की। तो इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर गोंड लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। भील जनजाति कौन सी स्थानांतरित कृषि करती है? अगर आप भील जनजाति की खेती के बारे में बताइए कि कौन सी जनजाति या भील जनजाति कौन सी स्थानांतरित खेती करती है, कौन से प्रकार की स्थानांतरित खेती भील जनजाति के द्वारा की जाती है। चलिए, आप जनजाति जब पढ़े हो और बहुत अच्छे से जनजाति आप पढ़े हो, यहाँ पर आप देखिएगा कुछ जनजाति है जो स्थानांतरित खेती करती है। एक चीमाता खेती आती है, चीमाता खेती। चीमाता के बाद एक प्रकार की जो खेती आती है वो होती है बारी नायक। चीमाता के बाद बारी नायक। तो चीमाता खेती, चीमाता के बाद बारी नायक खेती, और बारी नायक के बाद याद रखिएगा बेवार, बेवार के बाद आपको दाही, दाही के बाद आपको पोंडू। यहां पर समझिए चीमाता स्थानांतरित खेती जो की जाती है वो याद रखिएगा भील जनजाति के द्वारा की जाती है। बारी नायक खेती गोंड करते हैं और बेवार दाही खेती बेगा जनजाति के द्वारा की जाती है। तो इन खेतियों में से आप समझ रहे होंगे कि भील जनजाति चीमाता खेती करती है। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है।
भील, भिलाला, पटलिया, बरेला, बेगास और रथियास इसकी उपजातियां हैं। भगोरिया, डोहा, बड़वा और गोरी इसके पर्व हैं। और घूमर इसका बहुत एक प्रसिद्ध नृत्य भी है। तो भगोरिया, घूमर इसके नृत्य भी है और भगोरिया, डोहा, बड़वा और गोरी इसके पर्व भी है। ये आपको याद रखना है। तो भगोरिया पर्व में भी आता है, भगोरिया इनका नृत्य में भी आता है। तो यहाँ पे आपसे भील जनजाति की स्थानांतरित कृषि का मैंने पूछा था। जिन लोगों ने इसका आंसर चिमाता लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 22वां प्रश्न, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अभी जस्ट बताया है कि जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है वो भील है। ये याद रखिएगा, भील एमपी की सबसे बड़ी है, ये एमपी की सबसे बड़ी है और भारत की दूसरी बड़ी है। याद रखिएगा, भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है भील। गोंड के बारे में अगर हम देखें तो गोंड याद रखिएगा एमपी की दूसरी बड़ी है लेकिन भारत की सबसे बड़ी है। भारत की सबसे बड़ी है और एमपी की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो एमपी की दूसरी बड़ी जनजाति है आपकी क्या? गोंड। तो कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है एमपी की? तो उसका नाम होगा भील। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। गोंड जनजाति कौन सी स्थानांतरित खेती करती है? अभी जस्ट बताया है कि गोंड जनजाति के द्वारा जो खेती की जाती है वो बारी नायक है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बारी नायक लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। मड़ई नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कर्मा, सेला, सुआ, सजनी, दीवानी, बिरछा, भड़ोनी और मड़ई। याद रखिएगा ये जो नृत्य है ये गोंड जनजाति का है। मड़ई भी याद रखिएगा, मड़ई नृत्य भी मार्च अप्रैल के मई में किया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा। तो मड़ई नृत्य का संबंध भी गोंड जनजाति से, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, परधोनी नृत्य। आप बेगा जनजाति के बारे में जानते होंगे। बेगा जनजाति आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति है। आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति है बेगा। बेगा के बारे में याद रखिए, इसकी उपजातियां अगर आपसे पूछा जाए तो बिंझावर, याद रखिएगा बिंझावर, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, राय, रेमेना और कर्मेना, ये इसकी उपजातियां हैं। बेगा जनजाति के अंदर याद रखिएगा एक प्रसिद्ध नृत्य है, उस नृत्य का नाम है परधोनी। परधोनी बारात की आगवानी पर होता है परधोनी नृत्य बेगा जनजाति में, और बेगा जनजाति का है परधोनी नृत्य। ये भी याद रखिएगा बेगा जनजाति के प्रसिद्ध देवता है जिनका नाम है बूढ़ा देव। बूढ़ा देव, बूढ़ा देव बेगा जनजाति के प्रसिद्ध देवता है, साल के वृक्ष में निवास करते हैं। तो बेगा जनजाति के बारे में आपको इतने सारे तथ्य याद रखने हैं, इसलिए यहाँ पर बेगा जनजाति का परधोनी नृत्य जिन लोगों ने आंसर लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ये बेगा जनजाति के बारे में हम यहाँ पर जाने हैं। आगे बात करें अगले प्रश्न की ओर। 26, किस जनजाति के लोगों को जंगलियों का जंगली? वैसे तो इस प्रकार के शब्द से किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग विशेष को संबोधित करना उचित बात नहीं है, लेकिन पेपर में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो मैं इस बात का भी समर्थक नहीं हूँ कि ऐसे प्रश्न मुझे देना चाहिए था। ठीक है, अब आ गए हैं तो कर लेते हैं इसका भी डिस्कशन। अब इस प्रकार के प्रश्न हम कभी भी नहीं लेंगे। जंगलियों का जंगली शब्द से अगर आप किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग विशेष को डिनोट कर रहे हो तो ये सही भी नहीं है, लेकिन अब ठीक है प्रश्न आ गया है तो करना पड़ेगा डिस्कशन। चलिए बताते हैं। हमारे मध्य प्रदेश का पातालकोट है, पातालकोट। पातालकोट में याद रखिएगा एक जनजाति निवास करती है भारिया, भारिया जनजाति। याद रखिए भारिया जनजाति पातालकोट में निवास करती है। भारिया की उपजाति के बारे में याद रखिएगा भूमिया, भुइहार और पांडो। इसकी उपजातियां कौन सी है भारिया की? तो भूमिया, भूमिया, भूमिया इसकी उपजाति है। भूमिया के बाद भुइहार, भुइहार इसकी उपजातियां हैं भुइहार, और भुइहार के बाद इसकी एक उपजाति है जिसका नाम है पांडो। ये जो भारिया जनजाति है, पातालकोट एक दुर्गम स्थान है, उस दुर्गम स्थान में निवास करती है भारिया जनजाति। तो कहते हैं इन भारियाओं को जंगलियों का जंगली, जंगलियों का जंगली बोला जाता है भारिया जनजाति के लोगों को। तो यहाँ पर ये प्रश्न देने लायक तो नहीं था, लेकिन अब आ गया है तो इसका डिस्कशन कर ही लिया हमने। तो जंगलियों का जंगली शब्द से भारिया जनजाति को हम संबोधित करते हैं। और ये भी याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति है, आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति है। और यहाँ पे 26 का आंसर जिन लोगों ने भारिया लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है।
और सभी का आंसर बिल्कुल सही रहा। उसी के साथ अब आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उसमें आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। कौन सी जनजाति कत्था बनाने वाली जनजाति है? हम कत्था बनाने वाली जनजाति के बारे में देखें तो हमारे यहाँ पर खेर के वृक्ष से कत्था बनता है। याद रखिएगा, जो कत्था बनता है वो खेर के वृक्ष से बनाया जाता है, और जो खेर के वृक्ष से कत्था बनाने का कार्य किया जाता है वो खेरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है, खेरवार के द्वारा। इसलिए यहाँ पे जिन लोगों ने मध्य प्रदेश की खेरवार जनजाति लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 28वां प्रश्न, किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? याद रखिएगा, हम 2 पंचायतें या 2 जगह पे पंचायत शब्द आता है। एक याद रखिएगा, कोल जनजाति जब आप पढ़ते हो तो कोल जनजाति की जो पंचायत है उस पंचायत को गोहिया बोला जाता है। याद रखिएगा, कोल जनजाति की जो पंचायत है उस पंचायत को क्या बोलते हैं? तो कोल जनजाति की पंचायत को बोला जाता है आपका क्या? गोहिया। और एक जगह यहाँ पर याद रखिएगा कि कौन सी जनजाति के पंचायत का मुखिया महतो माझी कहलाता है। ये तो आप जानते हो कि किस जनजाति की पंचायत को हम गोहिया बोलते हैं, तो आप जानते हो कि कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया बोला जाता है। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि किस जनजाति की पंचायत के मुखिया को महतो मांझी बोला जाता है? तो आप सभी लोग जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर कि किस, 2 आंसर देने हैं। एक तो आपको गोहिया किसकी पंचायत को बोलते हो, और दूसरा ये बताना है कि कौन सी जनजाति की या किस जनजाति की पंचायत का मुखिया महतो माझी कहलाता है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि कौन सी जनजाति है जिस जनजाति के पंचायत का मुखिया महतो माझी। ठीक है, आप सभी लोग मुझे उम्मीद है सही आंसर दिए होंगे। यहाँ पे देखिएगा, अभी आपको मैंने एक जनजाति पढ़ाई है खेरवार, खेरवार कत्था बनाने वाली जनजाति। ये जो खेरवार जनजाति है, इस पंचायत का जो मुखिया है, इस मुखिया को महतो माझी बोला जाता है, जबकि कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे जिन लोगों ने कोल लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किस जनजाति के पंचायत के मुखिया को महतो मांझी बोलते हैं? तो मुझे उम्मीद है सभी लोग आंसर सही लगाए होंगे। खेरवार जनजाति के पंचायत को महतो मांझी। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति बहेलिया श्रेणी की जनजाति है? मध्य प्रदेश के सीहोर और रायसेन जिले में निवास करती है पारदी जनजाति। सीहोर में निवास करती है और रायसेन जिले में निवास करती है। ये तीतर बटेर जो होते हैं ना, उनको पकड़ने का कार्य करते हैं, इस कारण इन्हें हम बहेलिया श्रेणी की जनजाति बोलते हैं, पारदी को। इसका आंसर पारदी होगा। हलवा जनजाति, खाने वाला हलवा नहीं है, जनजाति का नाम है हलवा। हलवा जनजाति का संबंध मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से है, इसलिए यहाँ पे जिन लोगों ने इसका आंसर बालाघाट लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 32वां, माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? आप जानते हो माड़िया जनजाति का निवास स्थान मध्य प्रदेश का जबलपुर है, जबलपुर। इसलिए माड़िया जनजाति के बारे में जिन लोगों ने जबलपुर आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा स्पीड में आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी जनजाति निमाड़ के जंगलों में निवास करती है? कब आएगा मेरे बंजारे गाना सुना होगा, वो जो कब आएगा मेरे बंजारे वाला बंजारा जनजाति है, मध्य प्रदेश के निमाड़ के जंगलों में निवास करती है बंजारा जनजाति। गाना सुनकर कईयों के दिमाग खुश हो जाते हैं। मजा आ गया सर जी, 1-2 गाना आप सुना दो तो हमारा तो मजे ही हो जाए। नहीं सुनाऊंगा मैं गाने, किसी दिन सुनाऊंगा बाद में गाने। तो कौन सी जनजाति निमाड़ के जंगलों में निवास करती है? बंजारा जनजाति। जो कंघी आप देखे हो, जो मैं अपने बाल ठीक करके आता हूँ क्लास लेने से पहले, उस कंघी से ही करके आता हूँ। तो आज जब मैं आ रहा था तब मेरे दिमाग में सबसे पहला फैक्ट ये आ गया था कि आज बंजारा जनजाति जरूर आएगी। तो फिर ये भी बताएंगे कि कंघी का जो आविष्कार किया गया वो किस जनजाति के द्वारा किया गया। वो जनजाति थी आपकी कौन सी? बंजारा जनजाति। तो बंजारा जिन लोगों ने आंसर लगाया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग, पहले हमने इसे आदिवासी विभाग के रूप में स्थापित किया था 1964 में। आदिवासी विभाग के रूप में इसकी स्थापना हुई 1964 में, लेकिन 1965 में इसे ये नाम दिया गया था आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग 1965।
हरिजन शब्द देने वाले हरि के जन शब्द दिया था महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा, जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं उन्हें महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द से संबोधित किया। भगवान के जन, हरि के जन, हरिजन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1965। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। मध्य प्रदेश की जनजाति एवं शोध विकास संस्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में जनजाति एवं शोध विकास संस्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना अमरकंटक में की गई है। याद रखिए, अमरकंटक में इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय खोला गया है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति में घोटुल एवं युवा गृह प्रथा पाई जाती है? याद रखिएगा, मुड़िया जनजाति और जो गोंड जनजाति है इसमें घोटुल एक स्थान, एक जगह या एक घर का नाम होता है जहां पर जनजातीय वर्ग के लोग के लड़के एवं लड़कियां जनजातीय संस्कृति के बारे में सीखते हैं और इस घोटुल से ही अधिकांश मात्रा में जनजातीय लोगों के जो लड़के एवं लड़कियां हैं उनके रिश्ते तय होते हैं। तो जो घोटुल और युवा गृह की प्रथा पाई जाती है ये मुड़िया नहीं है, माड़िया और याद रखिएगा गोंड जनजाति ए व सी दोनों में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अगले प्रश्न की ओर, नरोतिया किस जनजाति की उपशाखा है? नरोतिया, भरोतिया, नाहर, राय, रेमेना और कड़मेना। ये आप जानते हो मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति की उपशाखा है। बेगा, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, राय, रेमेना और कठमेना, ये बेगा जनजाति की शाखा है जिसे हमने आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आदिवासी मेडिकल कॉलेज किस स्थान पर खोलना जाना प्रस्तावित है? आदिवासियों के लिए मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में खोला जाना प्रस्तावित है, इसलिए इसका आंसर खंडवा होगा। लास्ट प्रश्न, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या धार में निवास करती है। ये टोटल है, लेकिन प्रतिशत में पूछा जाए तो आपको हमेशा आंसर अलीराजपुर लगाना है। प्रतिशत में सबसे ज्यादा अलीराजपुर में निवास करती है, अलीराजपुर में निवास करती है, लेकिन सबसे ज्यादा की मैं बात करूं तो धार जिले में निवास करती है, तो इसका आंसर धार होगा। ये आज की हमारी क्लास थी। कल की क्लास का टॉपिक जो आपको पढ़कर आना है, हम कल जो टॉपिक की चर्चा करें उस टॉपिक का नाम होगा मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति का पहला टॉपिक ले लेते हैं। एक हम मध्य प्रदेश के समारोह ले लेते हैं, इसमें समारोह के बारे में देख लेंगे कि कौन कौन से समारोह एमपी में आयोजित होते हैं। मध्य प्रदेश के मेले के बारे में देख लेंगे और मध्य प्रदेश के संग्रहालय। तो समारोह, मेले और संग्रहालय कल आप जरूर पढ़ के आइएगा। 8 बजे कल हमारी मुलाकात होगी। ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम है। ऑनलाइन आप 499 रुपये में एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हो। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वाई कोरियर हम आपके घर पहुंचा रहे हैं। न्यू स्टूडेंट के लिए 495। अगर आपने नोट्स, कोर्स या हमारी इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर रखा है तो 395 रुपये में आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। ये एमपी की करंट अफेयर की पीडीएफ हम आपके जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसमें साथ में पहुंचाएंगे। ये टेस्ट सीरीज में याद रखिएगा, ये जो करंट अफेयर की पीडीएफ है 49 रुपये में आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हो। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।